करऊ अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदुजे हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक ब्रह्म परमानंदा। अविगत गौतीतं चरित पुनीतं, माया रहित मुकुंदा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। धन्यवाद। अति सुंदर वंदना। हम लोग जानते हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय भारतीय संस्कृति और संस्कार के प्रवर्तक हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी को कौन नहीं जानता, जो विश्व में हिंदी को आगे बढ़ाए और हिंदी में अपने विचारों को व्यक्त किए। राम वृक्ष बेनीपुरी, जिसे हम कलम के जादूगर कहते हैं, इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं के लिए और अपने व्यक्तित्व के हिंदी साहित्य में एक उच्च कोटि का स्थान रखते हैं। ऐसे महाविभूतियों का 3 महाविभूतियों की जयंती मनाई जा रही है। 2 तो भारत रत्न के रूप में हैं, और इस तरह के कार्यक्रम के स्वागत के लिए मैं हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर शंकर प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वे आकर अपने विचारों को रखें। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सम्मानित और यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, हम लोगों के मंच पर गौरव दे रहे हैं डॉक्टर राजकुमार नाहर, जो आकाशवाणी पटना, पटना दूरदर्शन और मुजफ्फरपुर दूरदर्शन के क्लस्टर हेड हैं कार्यक्रम के, यानी तीनों स्टेशन के इस समय कार्यक्रम के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय ख्याति के तबला वादक और गायक हैं। हम लोगों के बीच में डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला साहब बैठे हुए हैं। वेदांता से आपका रिश्ता है, अभी अभी हम लोगों का परिचय हुआ। श्री उदय कुमार, डॉक्टर पुष्पा जमियार जी, डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, मीरा कुमार श्रीवास्तव जी, श्रीमती चंदा मिश्र जी, पूनम आनंद जी, और मंच के संचालक मुकेश ओझा जी, जो हमारे शिष्य भी हैं बीएन कॉलेज के, और संस्कृत भाषा के विकास के लिए पूरी दुनिया में ख्यात हैं, राष्ट्रीय ख्याति के प्रोफेसर हैं, प्राध्यापक हैं, और संस्कृत भाषा के समर्थन में अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं। आज का दिन सचमुच बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। 24 दिसंबर यानी 25 दिसंबर के पहले, जिसमें 3 महापुरुषों की जयंती हम मना रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना मालवीय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री और कलम के जादूगर, हिंदी भाषा के साहित्यकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी
श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ये सौभाग्य और ऐसा दिवस संभवतः बहुत कम आता है, कभी कभी आता है जब हम ऐसे महापुरुषों की जयंती एक साथ मनाते हैं। इन तीनों महापुरुषों के बारे में हमारे अध्यक्ष जी अंत में आपको बहुत विस्तृत जानकारी देंगे अपने अध्यक्षीय भाषण में, लेकिन जो एक संक्षिप्त वक्तव्य मेरा है मैं आपको बता दूं। मदन मोहन मालवीय जी ने संस्कृत भाषा, हिंदी और राष्ट्रीयता के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया। यानी पंडित जी का नाम जब भी लिया जाए तब देश खड़ा हो जाता है, मातृभूमि खड़ी हो जाती है, राष्ट्र ध्वज खड़ा हो जाता है। यही नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की रचना कर, उसकी स्थापना कर पूरे विश्व में आपने कीर्तिमान स्थापित किया और उस विश्वविद्यालय का जोड़, उसका मुकाबला शायद ही कोई दूसरा विश्वविद्यालय कर सके जिसकी नींव आपने डाली। और वो विश्वविद्यालय कैसे बना है इसकी इतनी लंबी गाथा है जिसके बारे में मैं विस्तार से कुछ भी नहीं कहना चाहता, एक लंबी बात होगी। लेकिन चंदा ले लेकर, रजवाड़े से लेकर गरीब खाने तक जा जा करके उन्होंने चंदा एकत्र किया और उस विश्वविद्यालय की रचना की। हमें जो संस्मरण एक बहुत अच्छा उनके बारे में मालूम है कि बाबू जगजीवन राम जी आरा के रहने वाले हैं, जहाँ मैं आरा का निवासी हूँ। ग्राम चंदवा, वो चंदा गांव है, उसके निवासी थे। और बचपन में वहाँ के एक साधारण सा स्कूल में पढ़ते थे जहाँ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी पधारे हुए थे। और बाबू जगजीवन जी ने छोटी उम्र में बहुत सुंदर संस्कृत में श्लोक वाचन किया और इतने प्रभावित हुए मदन मोहन मालवीय जी कि उन्होंने उनको अपने पास बुला लिया और कहा कि बेटा मेरे पास आओ। फिर परिचय पूछा, क्या नाम है? तो नाम उन्होंने बताया। कहाँ रहते हो? तो यह भी उन्होंने बताया कि यहीं आरा का निवासी हूँ, गांव चंदा में रहता हूँ। फिर दूसरे लोग पंडित जी के साथ बैठे देखे। जिस समय की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वो जमाना था जब जगजीवन बाबू के लिए सवर्णों के घर में टीन का गिलास रखा रहता था। चूंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो जब जगजीवन बाबू आते थे गांव से उन सवर्णों के यहाँ, तो टीन के गिलास से पानी दिया जाता था। यही नहीं, जब पढ़ते थे तो उन लोगों के डर से वृक्ष पर बैठकर पढ़ते थे तो वृक्ष को भी हिलाकर गिराया जाता था कि नीचे गिर जाए। उस वंश परंपरा में रहने वाले को अपनी गोद में बिठाना, तो सभी लोगों ने नाक भौं सिकोड़ना शुरू किया मंच के आगे। तब पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या बात है। तो धीरे से फुसफुसाहट आई और उनकी जाति के बारे में लोगों ने बताया। तब पंडित जी ने मंच से आकर के उद्घोषणा की कि मैं इस बच्चे जगजीवन को वाराणसी ले जा रहा हूँ और अपने साथ रखूँगा और वहीं पर उसको शिक्षा दूंगा। ये एक जीवन का अनमोल संस्मरण है। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बताने लायक अब नहीं है, लेकिन इतनी सहृदयता, इतनी मानवता। और मैं सवेरे सवेरे बहुत सारे अपने मित्रों को संदेश देता हूँ, मैसेज देता हूँ, तो मैंने लिखा था कि मानवता से बड़ा कोई धर्म दुनिया में है नहीं, और जिसके भीतर करुणा, दया, ममता और प्रेम है वही सबसे बड़ा धार्मिक है। इसलिए जगजीवन बाबू के जीवन में, चूंकि मैंने तो उनको देखा है, मैंने तो उनके सामने बटोहिया गीत गाया है, मैंने तो उनके सामने भोजपुरी गाया है। एक विदेशिया मेरा मित्र था हजारी प्रसाद द्विवेदी और जगजीवन बाबू राम मोहन सिवनरी में। तो मैं उनकी आवाज़, उनके व्यक्तित्व का ऐसी शानदार आवाज़, ऐसा उच्चारण मैंने कभी किसी दूसरे राजनेता के मुँह से नहीं सुना। अटल जी के बारे में क्या कहना है, आज भी अखबारों में तो छपा था कि रार नहीं ठानता, हार नहीं मानता, और आगे बढ़ते जाता हूँ। तो अटल जी के बारे में क्या कहा जाए। अटल पथ आज पूरी दुनिया में चमक है, अटल पथ की चर्चा पूरे देश में है, और भारतवर्ष के राष्ट्र निर्माताओं में, आधुनिक राष्ट्र निर्माताओं में अटल जी का अविस्मरणीय नाम है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो उनके नाम के बिना जीवित ही नहीं रहते। यही नहीं, विपक्ष भी उनकी सराहना उसी तरह करता है जैसे भाजपा के लोग करते हैं।
और राम वृक्ष बनपुरी जी, इनके बारे में क्या कहूँ, कलम का जादूगर। बिहार में कलम का जादूगर अगर किसी को कहा गया तो राम वृक्ष बनपुरी को। और कलम से, सोने की कलम रखकर और शैली का जिसने एक अपने में प्रकांड महत्ता हासिल की, वो राधिका रमन सिंह, वो भी बिहार के भोजपुर के रहने वाले। तो ये सभी महापुरुष जो आज जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, और यही नहीं, राम वृक्ष बनपुरी जी ने अम्रपाली नाटक लिखकर, नेत्रदान नाटक लिखकर मंच की सेवा की। तो कहानी में सुभान खां जैसी कहानी एक बहुत लैंडमार्क है हिंदी साहित्य में, और पत्रकारिता के क्षेत्र में, और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने से लेकर सब कुछ आपने, सारे त्याग आपने किए हैं। तो एक सभी जो महामना हैं, अटल जी हैं और राम वृक्ष बनपुरी जी हैं, सभी सराहनीय हैं। सभी के चरणों में नमन करता हूँ। और आज लघु कथा है, इसलिए कि राम वृक्ष बनपुरी जी गद्य के बादशाह हैं, तो एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मित्रों, 15 से 16 सेकंड की लघु कथा है, लेकिन लघु कथा में जो शीर्षक है, जो पूर्ण विराम है, जो अल्प विराम है, और एक एक शब्द का अपना अर्थ है। 15-16 सेकंड मुझे दे दीजिए इस कहानी के लिए, तो मैं बहुत बहुत आपका हृदय से आभार। कानों को खोलकर और मोबाइल को बंद करके जरा इस कथा को सुन लीजिए। शीर्षक है संबंध। साहित्यिक गोष्ठी में साहित्यकारों के बीच एक कवि पत्रकार मित्र लगातार मोबाइल पर आंखें गड़ाए हुए थे। अचानक गंभीर वाणी में बोले, अरे आप लोग जानते नहीं हैं, अपने बिहार का कलाकार मधुकर जो मुंबई में फिल्मों में अभिनय करता है, अपने निवास पर 6 माह से लकवाग्रस्त पड़ा हुआ है। आंखें खुली हैं, देखता है, बोलता नहीं है, पहचानता भी नहीं है किसी को। इस कथन को कुछ उसके साहित्यकार मित्रों ने सुना, कुछ ने मौन धारण किया, तो कुछ बातों में मशगूल रहे, जैसे अभी बातों में मशगूल रहते हैं, मशगूल रहे। इन्हीं के बीच प्रोफेसर शेखर भी गंभीरता से इसे सुन रहे थे। गंभीर स्वर में बोल उठे, बड़ा दुखद, आप तो गए होंगे, देखा होगा, अंतरंग मित्र हैं, गहरा संबंध है आपका, आपने तो उन्हें सम्मानित भी किया है इसी मंच से। तो बोल उठे, अरे पहचानते तो नहीं, बोलते भी नहीं, और मैंने तो घर भी नहीं देखा है, और अब जाकर क्या होगा। फिर मोबाइल में ध्यान लगाने लगे। प्रोफेसर शेखर के ललाट पर कुछ रेखाएं उभर आईं, जिनमें लिखा था, यह है मित्रता, गहरे संबंध और घनिष्ठता की नई परिभाषा, अब जाकर क्या होगा। अति सुंदर, अति सुंदर। आप लोग देखें किस तरह से गुरुजी डॉक्टर शंकर प्रसाद जी ने अपने विचारों को रखा। मैं एक पंक्ति कह देना चाहता हूं, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्तवरा निबोधत। ये मूल मंत्र था मदन मोहन मालवीय जी का। अगर हमें जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, प्रगति के पथ पर अग्रसरित होना है, तो हमें अपने प्रति सजग रहना होगा। ये तीनों महामानव जो आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, वे कर्तव्यनिष्ठ और दूसरों के लिए सोचने वाले थे। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार के मूल भाव से प्रेरित थे मदन मोहन मालवीय, और जिनका जीवन डॉक्टर शंकर प्रसाद जी ने कहा कि जिनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, इसका पालन करने वाले थे। अब मैं अपने मित्र दूरदर्शन के निदेशक जी और मेरा तात्पर्य है डॉक्टर राजकुमार नाहर जी से
जिन्हें कौन नहीं जानता, और मेरे लिए भी गर्व का बात है कि वे हमारे मित्र हैं। मैं ऐसे परम मित्र डॉक्टर राजकुमार नाहर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे आकर अपने विचारों को व्यक्त करें। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस खूबसूरत से सभागार में आयोजित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, परम आदरणीय रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती एवं लघु कथा गोष्ठी में मंचस्थ परम आदरणीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अनिल सुलभ भैया, बड़े भाई हैं हमारे, अभिभावक भी हैं, हमारे गुरु डॉक्टर शंकर प्रसाद सर, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर पूनम आनंद जी, उदय कुमार जी, डॉक्टर पुष्पा जमुआर जी, ओम प्रकाश, परम आदरणीय ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित मेदांता के बड़े ही लोगों को बड़े हृदय से सहयोग करने वाले आदरणीय डॉक्टर साहब किशोर झुंझुनवाला जी, श्रीमती चंदा मिश्र जी, सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकार और कवि, सबसे पहले मैं इन तीनों महानुभाव महामना मदन मोहन मालवीय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और बेनीपुरी जी को मैं आज के उनके जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मुझे लगता है कि आज की इस आयोजन में आरजेएस पीबीएच के हमारे मन्ना जी भी, उनके भी संभवतः पुस्तक का कुछ लोकार्पण होने की सूचना उन्होंने दी थी, शायद पता नहीं, उन्हें भी मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आयोजन प्रतिदिन हिंदी साहित्य सम्मेलन में ऐसे विभूतियों का होना, यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए मैं परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करता हूं कि बिहार में ये जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है, कोई भी ऐसे विभूति हिंदी साहित्य के क्षेत्र के नहीं हैं जिनका कोई न कोई दिन उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हों और उनको याद करते हों और उनको केंद्र में रखकर यहाँ कभी लघु कथा, कभी कभी गोष्ठी, कभी कुछ होता रहता है। तो इसके लिए मैं पुनः आदरणीय अध्यक्ष महोदय अनिल सुलभ भैया को मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस आयोजन में यहाँ तो मैं लगभग 5-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को ही यहाँ अवसर नहीं दिया गया है, बल्कि मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के प्रदेशों से भी और पूरे भारतवर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नवोदित से लेके और वरिष्ठ सभी साहित्यकार और कवि लोगों को यहाँ मौका दिया गया है। तो ये मंच बड़ा ही सौभाग्यशाली मंच है। यहाँ इस मंच से जिन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी है, तो निश्चित तौर पर 2-4 शब्द जिनकी स्मृति में जो आयोजन किया जाता रहा है, तो वो कुछ न कुछ सुन कर, क्योंकि देखा शिक्षा परीक्षा होता है, तो उनके बारे में बोलते हैं। और इस मंच से जिन लोगों की भी प्रस्तुति हुई है, वो राज्य स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी ख्याति आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई है। तो ये मंच बड़ा ही सौभाग्यशाली मंच है और बड़े विद्वान लोग मंच पर बैठे हैं और लघु कथा का पाठ भी होना है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी हम लोग सुनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इन तीनों मनीषियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। क्या नाम है? दिलीप कुमार।
अंजनी कुमार बेनीपुरी जी हम लोग के बीच में हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वे आएं और प्रथमतः तीनों महामानव के चरणों श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस हिंदी साहित्य सम्मेलन के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्जन एवं इस सभागार में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अंजनी कुमार बेनीपुरी, मेरा घर बेनीपुर, स्वर्गीय राम वृक्ष बेनीपुरी जी हमारे पटीदारी के गांव के बाबा लगते थे, परबाबा लगते थे। प्रत्येक वर्ष हम लोग गांव में ही इनका जन्मदिन मनाते थे 23 दिसंबर को, लेकिन इस बार संयोग से गांव नहीं जा सका, कुछ बाधा आ गया था। इसके कारण आज मैं इस सभागार में पता चला, चूँकि मैं इस हिंदी साहित्य सम्मेलन का अस्थायी सदस्य भी हूँ, तो हर सूचना मुझे मिलते रहती है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं यहाँ इस मंच पर आने का मुझे सौभाग्य इसी कारण प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर अनिल सुलभ जी का पहले बहुत इनका अभिनंदन, इनका शुक्रगुजार हैं कि इस साहित्य सम्मेलन को इन्होंने अपने जुझारूपन से, अपने मेहनत से इसको जगाए रखा है और इसके मूल स्वरूप को बनाए हुए लगातार साहित्यिक गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। इसलिए मैं पुनः इनको साधुवाद, इनको धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें और इसी तरह साहित्य का सृजन एवं साहित्यकारों का मनोबल ऊंचा करते रहें। यहाँ तो बहुत विद्वद्जन हैं जिनके बारे में बेनीपुरी जी के साहित्य और उसकी आलोचना, उसका समालोचना करने में सामर्थ्य है। तो मैं उस साहित्य के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बेनीपुरी जी के बारे में कहना चाहूँगा। क्योंकि हम लोगों का गांव बेनीपुर मुजफ्फरपुर जिला का एक बागमती के बाढ़ से त्रसित गांव था। उस गांव में हम बेनी चौधरी नाम के हम लोग के एक पूर्वज थे, जो मुजफ्फरपुर से बहिलवाड़ा एक गांव है, मुजफ्फरपुर से पश्चिम 20 किलोमीटर, वहाँ से वो माइग्रेट हो करके बेनीपुर गांव में आके अपना, उस समय आज से करीब करीब 400-500 साल पहले वो बसे थे अकेला। बेनी चौधरी उनका नाम था और उसी एक आदमी से आज पूरा गांव बस गया और उनके बच्चों ने उस गांव का नाम उन्हीं के नाम पर बेनीपुर रखा और उसी बेनी चौधरी के ख़ानदान में आगे बढ़ते गए। उसी ख़ानदान में हमारे महामानव आदरणीय राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ और उसी ख़ानदान में हम लोगों को भी जन्म लेने का मौका मिला, भगवान ने अति बख्शा। हम लोग जब मैट्रिक पढ़े, आगे जब मुजफ्फरपुर शहर में जब पढ़ने क्यों आए, तब पता चला कि बेनीपुरी जी का नाम गांव में बेनीपुरी जी नहीं था। वहाँ हम लोग इनको शर्मा जी, पूरे गांव में इनको शर्मा जी कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी पहले इनका नाम नहीं था, इनका नाम था राम वृक्ष शर्मा। सब लोग इनको शर्मा जी कहते थे, जबकि हम लोग के गांव में टाइटल सब लोगों का सिंह है। लेकिन जब भी बेनीपुरी जी बाहर आने लगे, बाहर पटना उटना सब जगह, तो यहाँ पर इनको टाइटल शर्मा पसंद आया था शायद, तो ये अपना शर्मा टाइटल रखे, तो गांव में इनको शर्मा जी सब लोग कहने लगे। लेकिन
जब ही स्वतंत्रता आंदोलन में जब भाग लेने लगे तो हमारे गांव में स्वतंत्रता सेनानियों का एक जत्था वहाँ हमेशा रहता था। उसी में एक बिहार के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी परमादरणीय जोगेंद्र शुक्ल थे, जो हमारे गांव में जब उनको पुलिस पीछा करती थी तो हमारे वो बाढ़ का इलाका था, गांव चारों तरफ से पानी से घिरा रहता था। जोगेंद्र शुक्ल जी जाके उस गांव में हम लोग के यहाँ बेनीपुरी जी के यहाँ जाके रहते थे पुलिस से छिप करके। तो इनका नाम था राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष शर्मा। तो आ चुके जोगेंद्र शुक्ल जो थे इनसे आयु में बहुत बड़े थे, तो उन्होंने ही इनका नाम, इनको राम वृक्ष शर्मा नहीं पुकार करके बेनीपुरिया बेनीपुरिया ये कहने लगे, चूँकि बेनीपुर के रहने वाले थे। बाद में वही नाम इनका प्रचलित हो गया, राम वृक्ष बेनीपुरी कहलाए। लेकिन स्वभाव से इतने सरल थे कि जब भी गांव जाते थे तो एक एक आदमी से गांव में घूम घूम करके गांव में लोगों से मिलते थे जुलते थे, कोई भेदभाव नहीं, सबको जी लगा के नाम लेते थे। गांव में जब भी जाते थे किसी का नाम सीधा नहीं बोलते थे, फलाना सुरेश जी, फलाना जी, फलाना जी, इस तरह से ही सबको पुकारते थे। कोई इनमें ये नहीं था, न अहंकार था, एकदम सादगी से भरा जीवन, जिसका साहित्य के सृजन में भी इनको यह बात देखा गया। माटी की मूर्तें जो इन्होंने लिखा, माटी के मूर्ते में गांव के छोटे 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 लोगों के बारे में जो इन्होंने लिखा, वो इनके सादगी और इनके महानता का परिचायक है। एक हमारे गांव के थे, क्या नाम था, बाल गोविंद भगत, मेरे ही गांव के बाल गोविंद भगत थे, जिनके बारे में माटी की मूर्ति में इन्होंने लिखे हैं कि न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्भोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब जब वह सामने आता मैं झुककर उससे राम राम किए बिना नहीं रहता। मानो वे मेरे बचपन के दिन थे, किंतु भ्रमणता उस समय 16 कला से मुझ पर सवार थी। कहाँ मैं और कहाँ हमारे समाज के सबसे निचले स्तर का यह तेली, यह क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता है। तो कभी उनके मन में, उनके हृदय में जो भावना था, उस भावना को उन्होंने साहित्य में कुछ छिपाया नहीं, उन्होंने अपने दिल के भावना को उसमें उतारा। इसीलिए उनका यह साहित्य प्रभावित हुआ और इतना प्रभावी हुआ। माटी की मूर्ति के बारे में वो एक जगह लिखे हैं, यह माटी की मूर्ति तो सोने की मूर्ति साबित हुई। मात्र 6 साल में इस किताब की 60,000 प्रतियां इनकी बिक गई थी, जो इनके आर्थिक स्थिति को उस जमाने में बहुत ही माने संभाला था। तो इन्होंने लिखा था कि यह माटी की मूर्ति नहीं है तो सोने की मूर्ति साबित हुई। तो यह प्रभावी कब होता है, जब साहित्यकार बनावटीपन को छोड़ करके दिल के भावना को जब कागज पर उड़ेलता है, तब वह साहित्य लोगों के बीच प्रभावी होता है। तो बेनीपुरी जी का जीवन आधुनिक साहित्यकारों, नए नए साहित्यकारों के लिए बहुत प्रेरणादायक है कि एक साधारण परिवार का आदमी, जिसका गांव में न घर था, न द्वार था, न कोई आगे पीछे सोचने वाला था, न देखने वाला था, वह आदमी बचपन में ही माँ मर गई, बचपन में ही पिताजी चल बसे, मामा के यहाँ इनका पोषण पालन हुआ, और वह आदमी इस शीर्ष तक भारतीय, हमको तो लगता है कि भारतीय राजनीति में ऐसा त्रिवेणी का संगम बहुत ही दुर्लभ है, जिसमें राजनीति का, साहित्यिक का और स्वतंत्रता सेनानी का, तीनों का एक जगह संगम मिलना मुश्किल है बेनीपुरी जी के अलावा, शायद उतना तो यह बहुत बड़ी बात है, प्रेरणादायक है। और हम लोग तो गौरवान्वित हैं कि इस बेनी चौधरी के खानदान में राम वृक्ष बेनीपुरी पैदा लिए और वहीं पर हम लोग को भी जन्म लेने का मौका मिला। इनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सबों को फिर एक बार अभिनंदन, स्वागत। अति सम्यक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति यह मूल मंत्र था, ये जिनकी हम जयंती मना रहे हैं। मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ, संस्कृत में मैं कुछ लिख के लाया था, थोड़ा सा
मैं संस्कृत में थोड़ा सा मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बताना चाहता हूँ। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय स्थानम अति उन्नत स्थानम अस्ति अस्माकं समाजे। ईश्वरस्य तस्य विशिष्ट भक्ति आसीत्, धर्मपरायणा तु हृदय एव आसीत्। मानव सेवा एव सर्वेषु धर्मः श्रेष्ठः तस्य विश्वासः आसीत्। सांप्रदायिक भेदभाव रहितः जीवनम् अस्य महोदयस्य आसीत्। अस्मिन् विषये न किंचित् अपि संदेहः नास्ति। हिंदू कुलोद्भवः भवतु वा मुस्लिम कुलः, ईसाई भवतु वा न उच्चैः कुलो वा नीचैः कुलः, समान रूपेण एते महोदयाः पश्यन्ति स्म इति आसीत् अस्य विचारः। अस्य महोदयस्य धारणा आसीत् ईश्वरस्य एव सर्वम् अस्ति, ईश्वरं विना किमपि न भवितुं शक्नोति। अतएव एते महोदयाः सर्वेषां कल्याणाय एव कामयते स्म। भारते वयं जानीमः, भारतः तु ऋषीणां देशः अस्ति। अतएव देशस्य संस्कारः लोपः मा भवेत् एतस्य कृते सः सर्वदा प्रयत्नशीलः आसीत्। वयं जानीमः, वाराणस्याः नगरी हिंदू विश्वविद्यालयस्य एते महोदयाः स्थापना कृतवान्, परन्तु वयं जानीमः एते तु अकिञ्चन आसीत्, किमपि नासीत्, परन्तु न भिक्षां याचित्वा स्वप्नः साकारं कृतवान्। एतस्य महोदयस्य व्यक्तित्वं लौह अस्कान्तम् आसीत्। ये जनाः आगच्छन्ति समीपे प्रभावितो भूत्वा न भवितुं शक्नुवन्ति, अर्थात् अवश्यमेव प्रभावितो भवति। अतएव न एते महोदयाः अस्माकं कृते आदर्शः ऋषिवत् अस्य महोदयस्य जीवनम् आसीत्। अस्य महोदयस्य जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी वर्षे अभवत्, मृत्यु 1946 ईस्वी वर्षे अभवत्। एते महोदयाः ललाटे तिलकं करोति एवं संध्यावन्दनं पूजनं करोति च। अस्य हृदयः अति कोमलम्। 1934 भूकंप यदा दरभंगा नगरे अभवत्, भूकंप पीडितानां कृते हृदयेन एते महोदयाः प्रयत्नं कृतवन्तः। हिंदी भाषायां प्रति तु समर्पितः। हिंदी साहित्य सम्मेलनस्य एते महोदयाः स्थापनाम् अपि कृतवान्। वयं जानीमः, बहुवारम् अध्यक्ष पदम् अपि अभवत् हिंदी साहित्य सम्मेलनस्य। एते महोदयाः देशप्रेम सत्यता त्यागस्य प्रतिमूर्तिरूपेण वयं मध्ये न ज्ञातवान् अस्मि। सर्वे जनाः मंत्रमुग्धा आसन्। यदि एते महोदयाः किंचित् वदति स्म, जीवने परोपकार भावना अस्य महोदयस्य हृदये आसीत्, न कलुषिता भावना न आसीत्। इतः पूर्वम् एतस्य विषयोपरि डॉक्टर शंकर प्रसाद महोदय अपि कथितवान्। अतएव प्राचीन ज्ञानं मूल एक वाक्यम् अस्ति, प्राचीन ज्ञानम् आधुनिक विज्ञानं स्वीकारं कृत्वा एव भारतः प्रगतिपथं गन्तुं शक्नोति इति मूल भावना अस्य महोदयः। अहम हृदयेन श्रद्धां नमनं करोमि। एतेन प्रकारेण अटल बिहारी वाजपेयी रामवृक्ष बेनी पुरी महोदयं प्रति अपि न अर्पितं करोमि। इतः अनन्तरम् अस्माकं मध्ये आगमिष्यन्ति, हिंदी में बोलना है। मेरा आदत है मैं संस्कृत में ही ज़्यादा बोलता हूँ, तो थोड़ा ठीक है। श्री उदय कुमार मन्ना जी से अनुरोध है कि वे हम लोग के बीच में आए और अपने विचार को रखें। मन्ना जी, उदय कुमार मन्ना जी से अनुरोध है कि वे आए। मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अनिल सुलभ जी से भी अनुमति चाहूँगा। सिर्फ 5-6 मिनट के लिए समय चाहूँगा और मैं बुलाना चाहूँगा, क्योंकि मैसेज देने के लिए मैं दिल्ली से चलकर यहाँ पर आया हूँ। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को मैं सादर आमंत्रित करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है जिसका नाम है सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत आंदोलन। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, हम लोगों ने ये प्रण किया है कि हर कार्यक्रम को, जो हम लोग 150वां कार्यक्रम हुआ है, और मैं चाहूँगा डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी उसमें से पुस्तक को ले आएं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी एक गीता पाठ करेंगे और उसके बाद हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे।
ओम शांति शांति। कर्मण्येनाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुर्मा ये संगो अस्तस्त कर्मणि। गीता की आध्यात्मिक उत्थान का ग्रंथ गीता की इस सकारात्मक सोच को हम साकार रूप करने के लिए आज आए हैं। इस मंच पर, हिंदी साहित्य के मंच पर, जो साहित्य के क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाने वाली हमारी सोच को महापुरुष और विद्वत जन यहाँ उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही आज के कर्म करना अधिकार है और कर्म त्याग नहीं करना कर्तव्य है। हम किसी भी कर्म को त्याग नहीं करते हैं। ऐसे कर्म योगी की आज हम वंदना करते हैं, उनके जन्म की हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको अपने हृदय में स्थान देना चाहेंगे कि हम भी भारत को सकारात्मक आंदोलन को आरजेएस के युवा टोली की ओर से साधना हम करके हम एक दूसरे के साथ एकजुट होकर अपने विचारों को ग्रहण करके सकारात्मक भारत निर्माण का काम करेंगे और एक इतिहास नया रचेंगे। आज से 1947 तक हमारा ये कार्यक्रम, ये साधना चलेगी और उसमें आपका सहयोग है, वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए अनिवार्य है। हम इसके लिए सबकी शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय सच्चिदानंद। 2047 तक, 1947 हो गया, 2047 तक ये अभियान चलेगा। हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है और 150 कार्यक्रम यानी 150 दिन आज़ादी की अमृत गाथा, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की सबसे लंबी भागीदारी, आप समझिए हर रविवार। तो 2047 तक कितने रविवार होंगे और कितने कार्यक्रम होंगे, मैं चाहूँगा मुन्नी कुमारी जी, डॉक्टर अनिल सुलभ जी, राजकुमार नाहर जी, और 4 किताबें हैं, और डॉक्टर शंकर प्रसाद जी को, और यहाँ पे जी। तो ये लोकार्पण जो है, एक बार खड़े हो जाइए। ले ये आज़ादी की अमृत गाथा की 150 कार्यक्रमों की पुस्तक है। अगली पुस्तक 13 फरवरी को अगली किताब जो है हम फिर आएंगे, जो कि 100 जितने अंक हो जाएंगे, 13 फरवरी को अगली रंगीन किताब आएगी और हम आएंगे उसको लेकर। दरअसल क्या है कि हमें पॉजिटिविटी को, घर के बुजुर्गों को सम्मान करना, और आप बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आप देख रहे हैं सारे महापुरुष यहाँ पर उनकी आत्मा जो है बसती है, और इसको हम लोगों ने चूज किया है। 13 सितंबर 2022 में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली का कार्यक्रम जो है करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, और उसकी वानगी इस किताब में है। और आप लोगों से अनुरोध है कि सकारात्मक शब्द को अपने जीवन में धारण करें। इसी के लिए दिल्ली से ये 10 दिन की यात्रा जो है वो यहाँ पहुंची बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में। लगभग कई लाइब्रेरीज की, पटना यूनिवर्सिटी, एमएसएमई मंत्रालय की लाइब्रेरी, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में, दूरदर्शन और आकाशवाणी की लाइब्रेरी में, और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की लाइब्रेरी में आज डॉक्टर अनिल सुलभ जी की अध्यक्षता में ये किताब प्रदान किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों में एक सकारात्मक सोच पैदा हो। और हम लोग 21 जनवरी को कनॉट पैलेस में
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग गणतंत्र दिवस समारोह मनाएंगे, जिस दिन पोस्टर लॉन्च होगा और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीव्यू होगा। उसके बाद मारवा स्टूडियो नोएडा फिल्म सिटी में डॉक्टर संदीप मारवा के सानिध्य में आरजेएस का कार्यक्रम जो है ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल, देश विदेश के पत्रकारों के बीच में डॉक्यूमेंट्री फिल्म आरजेएस पीबीएच की का प्रीमियर होगा। और जो नई पुस्तक है अमृतकाल का सकारात्मक भारत, उसका पार्ट 2 का लोकार्पण होगा। और इसी संदेश के साथ ये बिहार की 10 दिन की यात्रा आज चल रही है और कल जो है दिल्ली से फिर पटना से दिल्ली जाकर ये संपन्न हो जाएगी, 10 दिन पूरे हो जाएंगे। हम लोगों ने इस दरमियान में गांव में भी विजिट किया, बिहार के गांवों के विचारों को लिया, किसानों की बात, महिलाओं की बात, और यही है सकारात्मकता। तो सकारात्मक सोच को ही पूरे देश में फैलाना है। इसके बाद दिल्ली जाने के बाद फिर गुजरात की यात्रा शुरू हो जाएगी। इससे पहले कई बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग राज्यों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब लघु कथा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पूनम आनंद जी को। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी की आज्ञा हो तो मैं आगे मंचस्थ आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम है। अपने श्रद्धा सुमन के पुष्प हमने अर्पित किए हैं अपने तीनों महान पुरुषों को। नया साल आने वाला है, हर एक साल आता है, इस साल भी आएगा। 23 को विदा कर फिर 24 की ओर हम सभी बढ़ेंगे। तो नया साल आने से पहले हम शुरू होते हैं। माँ, क्या तुम कल काम पर नहीं जाओगी? नहीं बेटा, मुझे तो कल भी काम पर जाना है। मगर कल तो सभी नए साल का जश्न मनाएंगे। नए साल का जश्न तो मालिक और मालकिन मनाते हैं, मैं कहाँ मनाऊंगी? क्यों माँ? मैं काम नहीं करूंगी तो हमारी पगार कट जाएगी। इस कारण तुम अभी छोटी हो, इन सब बातों को नहीं समझ पाओगी। इस तरह कमली अपनी छोटी बेटी को समझा रही थी। बेटा, जिद नहीं करते, नए साल के जश्न के बारे में तुम सोचो भी नहीं। ओह माँ, तुम उधार ले लो ना मालकिन से और जश्न मनाने की तैयारी करो। कल तो सभी लोग पार्क जाएंगे, चिड़ियाघर जाएंगे तो उन्हें जाने दो। वहाँ क्या होता है यह सब तुम पुस्तकों में पढ़ लो। क्यों माँ? फिर कहती हूँ ना कि मुझसे दोबारा ऐसे प्रश्न नहीं किया करो, मेरे पास जवाब नहीं है। तो माँ, कर्ज उधार फिर ले लो। कर्ज उधार की बात मत करो बेटा, एक बार तो ले ली कि नया साल ही भूल गई। धन्यवाद। अति सुंदर लघु कथा। इसके बाद मैं डॉक्टर पुष्पा जमुआर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आकर लघु कथा। इसके बाद श्री रामनाथ राजेश जी से अनुरोध है कि वे तैयार रहेंगे आगे। आदरणीय मंचस्थ हमारे अध्यक्ष जी श्री अनिल सुलभ जी को मेरा सादर प्रणाम और मंचस्थ गुरुजनों, विद्वजनों को मेरा प्रणाम। नारी शक्ति को, सभागार में बैठे आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं 3 विभूतियों की जयंती पर यहाँ उपस्थित हूँ। इन तीनों महामानव को मेरा सादर नमन।
अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक किस्सा याद आ रही है जो कि हम न्यूज़ में सुने थे कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो ट्रेन चली तो वहाँ की एक प्रेस रिपोर्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी से बोली कि मैं आपसे, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरे मुंह दिखाई में कश्मीर देना होगा। तो हंसते हुए हमारे तत्काल प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए, लेकिन दहेज में मुझे पाकिस्तान चाहिए। और इस तरह के हाजिर जवाबी हम लोग सुने और खूब ठाक लगाए थे कि सही बोले। तो आज हार नहीं मानूंगी, इन्होंने हार नहीं माना और इन लोग के सामने तो हम लोग सीख रहे हैं कि कुछ बोल सके, कुछ लिख सके। तो मेरी लघु कथा है, शीर्षक है मृग तृष्णा। लघु कथा 2 तत्वों पर आधारित होती है, एक शीर्षक और एक कथा। शीर्षक ऐसी है कि अगर शीर्षक से कथा का महत्व निकलता है और कभी कभी कथा से शीर्षक का महत्व निकलता है। तो ये हम और हमारे ऑनरेबल जो चेयरमैन टेबल पर हैं वो आप सब देखिए कि किस तरह की कथा है और खरी उतरती हुई या नहीं। तो मृग तृष्णा। शांत नदी में नाव मंथर गति से आगे बढ़ रही थी। माझी हौले हौले पतवार इस तरह पानी पर चला रहा था मानो तेज गति की हलचल से नदी जाग उठेगी। सो स्नेह स्नेह नाव भी अपने गंतव्य की ओर चली जा रही थी। सामने तट था और नाव खाली थी। नाव खेने की गति से नाविक की मनोभाव को परखने में साफ लग रहा था कि वह जीवन में खोने पाने का कि अंतर्मन में उलझे सुख दुख का मूल्यांकन कर रहा है। नाविक स्त्री हो या पुरुष, नाविक नाविक होता है, खेवैया, किंतु परिधान से स्त्री का ही भान हो रहा था। गौर करने से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह शांत भाव से जीवन की परिभाषाएं समझने में लगी हो। ठीक ही कहा गया है, नदी, नारी, नाव, माझी सभी समभाव में एक समान होते हैं। उस पार मंजिल तक पहुंचना है। हाँ, महाभारत काल में सत्यवती भी तो नाविक थी, जिसने महाभारत काल की व्यथा कथा का इतिहास रच दिया। क्योंकि मनुष्य की जिंदगी की ख्वाहिशें नदी के समान होती है और मंजिल रूपी जीवन में कर्म तट है जो हर वक्त सामने दिखाई देता है, परंतु उस तट तक पहुँचते पहुँचते प्राणी अपना सारा जीवन लगा देता है। क्योंकि पार नदी प्रभु का डेरा मिलना है जरूर। तट सामने दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उसे विश्वास होने लगता है कि मंजिल पास आ गई कि मृग तृष्णा घेर लेता है और पिया मिलने की आस जागते ही नाव तट पर पहुंचने से दूर लगने लगता है और वह तट पर तब पहुंचता है जब जीवन का अंत हो जाता है। क्योंकि नारी, नदी और नाव एक समान होते हैं, अनंत, अथाह नहीं। कितना सहन है मृग तृष्णा में, सिर्फ अंत है, मिलन नहीं। सिर्फ अंत है, मिलन नहीं। धन्यवाद। श्री रामनाथ राजेश जी से अनुरोध है कि वे आए। इसके बाद मीरा श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि वे तैयार रहें। तीनों महामानवों को के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय अनिल सुलभ जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ऐसे आयोजनों की झड़ी लगा दी है जिसमें बिहार ही नहीं
राष्ट्रीय स्तर पर जो भी साहित्यकार हैं, साहित्यिक गतिविधियां जहां भी होती हैं, उन सभी को स्मरण कर लोग साहित्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और बिहार में एक साहित्यिक चेतना का एक नया विकास हो रहा है। इसी के साथ मैं तो कहानियाँ लिखता हूँ, बड़ी कहानियाँ लिखता हूँ। एक लघु कथा कहने का सुअवसर मिला है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कथा लघु ही रहे। बहुत दिनों से गांव के दलित टोला के मजदूर धान कटने का इंतजार कर रहे थे। अचानक हार्वेस्टर की गड़गड़ाहट ने पूरे गांव में खलबली मचा दी। देखते देखते कुछ ही देर में कई बीघा धान कट गए। जो महीनों तक मजदूरी मिलने की उम्मीद थी, वह उम्मीद खत्म हो गई। स्कूल में अघोषित छुट्टी हो गई। बच्चे हार्वेस्टर के पीछे धान बिनने लगे। स्कूल के मास्टर साहब भी मिड डे मील खाकर भागे इन बच्चों को तलाश करते खेतों तक पहुंच गए थे। बच्चों को भी अपने भोजन का प्रबंध करना था, बच्चों के बाप को भी अपने भोजन के प्रबंध करना था, और स्कूल के मास्टर साहब को भी अपने भोजन को बचाए रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिपोर्ट भेजनी थी। इसलिए स्कूल के मास्टर साहब ये थे। सवाल सिर्फ भोजन का था। धन्यवाद। अति सुंदर। इसके बाद मीरा श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि वे लघु कथा कहें। इसके बाद आएंगे जयप्रकाश पुजारी जी से अनुरोध है कि वे तैयार रहेंगे, आ जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मंचस्थ सभी विभूतियों को मेरा सादर प्रणाम। तीन महान विभूतियों को हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उन्हें पुनः प्रणाम। मैं मीरा श्रीवास्तव एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है विदाई। अचानक ही काल ने मधु को अपने क्रूर पंजों में जकड़ लिया। अचानक काल ने मधु को अपने क्रूर पंजों में जकड़ लिया और वह असमय ही काल कल्लवित हो गई। आज पीहू ने माँ की अंतिम विदाई की सारी तैयारी कर करुण क्रंदन के साथ अपने पापा की तरफ देखकर रोते हुए बोली, देखो न पापा, मैंने मम्मी को लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी, सिंदूर, महावर लगा दिए। अपनी मम्मी को बार बार चूमने लगी। फिर कहा, लाल जोड़े में बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही है ना मेरी मम्मी? हाँ बेटी हाँ, ये सारी चीज़ें तो तुम्हारी माँ ने तेरे लिए ही रख छोड़े थे। और खूब जोर से फपक पड़े उसके पापा। अति सुंदर। इसके बाद आएंगे जयप्रकाश पुजारी जी, उसके बाद अनुमा गुप्ता जी तैयार रहेंगे। आदरणीय मंच, सभागार में विराजे आप सब साहित्य प्रेमी, तीनों विभूतियों को नमन करते हुए अपनी लघु कथा समाज आपको सुना रहे हैं। समाज कहना बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, अपनी तरफ से दिल साफ कीजिएगा। है बात ये समाज की, समाज के अदालत में पूरे समाज मिलकर इंसाफ कीजिएगा।
जात पात मानने वाले मुखिया जी का तेवर आज बहुत ढीला था। जब से आरक्षण मिला जाट से मुखिया जी का मिजाज थोड़ा तना था, लेकिन आज उनके बेटे द्वारा अंतर्जातीय शादी कर लेने के बाद मुखिया जी का तेवर उतरा हुआ था। सरपंच जी ने पूछ ही दिया है, माननीय मुखिया जी आप सबका पंचायत करते हैं, निर्णय करते हैं, मैं सरपंच के नाते आपसे पूछता हूं कि अब क्या होगा आपका। जिस जात का ढिढोरा पीट करके आपने चुनाव जीता और आज बेटा आपका अंतरजातीय शादी किया है, क्या कहते हैं। मुखिया जी ने कहा कि देखिए बेटे का फैसला है और मैं उसे भी मंजूर करता हूं। अब वो हमारी बहू और बेटा समाज का बहू बेटी है, अब आप जैसा कहें। सरपंच साहब ने छूटते ही कह दिया कि मुखिया जी समाज का कोई जात भी बता दीजिए आप। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद अनुमा गुप्ता जी आए। अनुभा गुप्ता जी, सिद्धेश्वर जी हैं, उसके बाद सिद्धेश्वर जी अपना तैयार रहेंगे। सिद्धेश्वर जी मंच पर आ जाएं। नमस्कार। सभा में सभी सभागणों और अतिथि को नमस्कार और सभी सभागणों को नमस्कार। मेरी आज की कथा का शीर्षक है, सर 2 सुना सकती हूँ क्या? एक ही सुनानी है? अच्छा, तो अच्छा 2 सुना दो। अच्छा, एक अभी जो शीर्षक है हम सुकून दिए थे, लेकिन हमने एक दूसरा सुना है, उसका नाम है नेताजी। आज नेताजी के सामने गरीबों की बस्ती में खुशी की लहर है, क्योंकि आज उन्हें अच्छा खाना मिलने वाले हैं। आज नेताजी के पिताजी का श्राद्ध जो है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उनसे मिलने। उनके सामने ही, नेताजी के घर के ठीक सामने ही बेसहारा लोगों की एक बस्ती है। उन बस्ती में न जाने कितने लोग आज खुश हैं, क्योंकि कितने दिन बाद उन्हें आज अच्छे खाना मिलेंगे। लेकिन क्या एक टाइम का खाना खिलाकर ये नेता कहलाने के लायक हैं? क्या ये नेता करने की गिनती में आते हैं? क्योंकि इनके सामने ही जो बस्ती है उसमें लाखों लोग आते जाते देखते हुए भी कोई आज तक उन पर ध्यान नहीं दिया। और ये नेताजी जो हैं, वो नेताजी तो कहला रहे हैं और रोज़ उनके घर कितने आदमी गौरवान्वित लोग आते हैं, फिर भी आज खुद नेताजी ही उन गरीबों की जो भूखमरी से मर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं करते। अति सुंदर। इसके बाद सिद्धेश्वर जी से अनुरोध है कि वे आए अपना लघु कथा कहें। उसके बाद अर्जुन प्रसाद सिंह जी से अनुरोध है कि वे मंच पर आ जाएं। लघु कथा का शीर्षक है प्रकाशन का सुख। प्रकाशन का सुख। सर, मैं लगातार आपकी पत्रिका शिखर में प्रकाशनार्थ अपनी कविता, लघु कथा, कहानी भेजता रहा हूं, मगर आपने आज तक मेरी एक भी रचना प्रकाशित नहीं की। यहां तक कि जवाब तक नहीं दिया आपने। अरे भाई, जवाब देने की फुर्सत मिले तब ना। जो रचना पसंद आती है उसे तो प्रकाशित कर ही देता हूं, और जो रचनाएं, लेकिन आप तो सालों भर एक ही रचनाकार को कई बार दोहराते रहे हैं।
क्या साहित्य जगत में अच्छी रचना लिखने वाले रचनाकारों का अभाव हो गया है? ऐसी जवाब तलबी का आदि नहीं था संपादक सुरेश। वह अपना तेवर थोड़ा बदलते हुए बोला, रचनाकारों की कमी नहीं है भाई, मेरे पास समय की कमी है। प्रतिदिन सैकड़ों रचनाकारों की रचनाएं आती हैं मेरे पास, और प्रकाशन के लिए चाहिए मात्र 10 से 15 रचनाएं। अब तुम ही बताओ, सबकी रचनाओं को पढ़ पाना संभव है क्या? अपना तेवर थोड़ा और बदलते हुए संपादक जी ने कहा, मुझे साहित्य पुरस्कार समारोह, हिंदी साहित्य सम्मेलन, मंत्रियों की गोपनीय बैठक और क्लब आदि बैठकों में अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है या नहीं? इसी बीच संपादक जी का मोबाइल घनघना उठा। मोबाइल पर बात करते हुए उनके चेहरे का रंग धूप छाव की तरफ बदल रहे थे। मोबाइल पर अपनी बात खत्म होते ही वह अति उत्साहित होते हुए शिव से बोले, बेटा शिव, तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम शिक्षा मंत्री राघवेंद्र यादव के बेटे हो। साथ में जो रचनाएं तुम लाए हो ना, मुझे देते जाओ, इसे इसी अंक में प्रकाशित कर दूंगा। गिरगिट की तरह बदलते संपादक जी के इस व्यवहार से क्षुब्ध होता शिव ने जवाब दिया, माफ कीजिए संपादक जी, मैं अपने पापा की कुर्सी के बल पर नहीं, अपनी रचनाओं के बल पर प्रकाशित होना चाहता हूं, ताकि मेरी रचनाओं के प्रकाशन का सुख मुझे मिले, मेरे पापा को नहीं। धन्यवाद। अर्जुन प्रसाद जी, इसके बाद राजप्रिया रानी जी आ जाएंगी मंच पर। आप सभी को प्रणाम, और इन तीनों विभूतियों को नमन करते हुए मैं अपनी रचना का पाठ करता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है धन्यवाद। मोहम्मद जलील के पिता जमील की मौत का कारण था आतंकवादी। वह किसी मुल्क के सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या कर अपने मकसद में कामयाब हो गया था। कामयाबी का जश्न मना ही रहा था कि पीड़ित मुल्क के मुखिया ने चोट के बदले चोट की चाल चलते हुए प्रत्येक आतंकवादी के सफाये का संकल्प लिया। संकल्प की सीढ़ी पर चढ़कर उसने अपना पंख फैलाया और कार्रवाई शुरू से ही विनाशक हथियारों से हमला किया जाने लगा। उस दौरान ही जमील की मौत हुई थी। हजारों जमील मारे गए। जलील अपने पिता से अधिक सामूहिक नरसंहार से दुखी था। उसके दर्द ने जैसे ही प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित की कि अचानक उसकी चिंगारी साहित्य के समुद्र में जा गिरी और प्रतिशोध की जगह उसके हाथों में साहित्य आ गया। अपने भीतर आने वाली सलीम की शान को समझा। उसकी समझ समाज की मुख्य धारा से बाहर थी। विशेष रूप से साहित्य का ज्ञान गांडीव का रूप ले चुका था। उसकी टंकार की गूंज उस मुल्क के मुखिया तक पहुंची जिसके सैकड़ों लोगों की हत्या हुई थी। वह भी समझ गया था कि इस हथियार के बल पर आतंकवादी तो क्या, किसी भी बुराई को समूल नष्ट किया जा सकता है। और उसने भी साहित्यिक ज्ञान के गांधी का युद्ध में उपयोग किया और वह विश्व विजेता बन गया। पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधते हुए उसने साहित्य की तलाश करने वाले को तहे दिल से धन्यवाद किया। अरविंद अकेला जी बोलेंगे। नरेंद्र कुमार जी होंगे, मंच पर आ जाएंगे। लघु कथा का शीर्षक है कुत्तों का बॉस। प्रदेश के एक मंत्री सुबह सुबह अपने दो रौबदार कुत्तों या अपने पिए के साथ टहल रहे थे। तभी एक कवि महोदय की नज़र मंत्री जी के साथ दो रौबदार कुत्तों पर पड़ी। मंत्री जी कवि जी यह देखकर ठिठक गए और मन ही मन सोचने लगे, एक तो ये प्रदेश के दबंग मंत्री ठहरे और साथ में ये मंत्री भी है। इतना ही नहीं, इनके साथ दो रौबदार और खतरनाक कुत्ते। एक कुत्ता तो सारे समाज को तंगो तबाह करके रख देता है, एक कुत्ता है तो सारे समाज को तंगो तबाह करके रख देता है। उस पर मंत्री जी के पास एक नहीं दो दो रौबदार कुत्ते। कवि जी इसी उधोड़बुन में कुछ सोच ही रहे थे कि तभी एक कलाकार महोदय ने कवि जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कवि जी,
आप क्या सोच रहे हैं? अरे कवि जी, आप क्या सोच रहे हैं? यही ना कि मंत्री जी के पास एक नहीं दो रौबदार और खतरनाक कुत्ते। अरे कवि जी, ये सिर्फ मंत्री ही नहीं है, कुत्तों के बॉस भी हैं, कुत्तों के बॉस भी हैं, कुत्तों के बॉस भी हैं। इसके बाद हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला जी से अनुरोध है कि वे आएं और अपने विचार से हमें अवगत कराएं। इसके पहले एक और हम लोग के बीच में हैं नरेंद्र कुमार जी। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए तीनों महानुभूतियों को नमन करता हूँ और मंच को प्रणाम करता हूँ। अपनी एक लघु कथा साफ सुथरा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजू दीपावली मनाने के लिए अवकाश लेकर घर आया हुआ है। सभी लोग घर पर नहीं रहते हैं, कुछ लोग काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। सभी दीपावली के पहले छठ पर्व मनाने आएंगे। जो घर पर है जैसे जैसे घर आएगा घर की साफ़ सफाई में हाथ बटाएगा। यूँ कहिए कि साफ़ सफाई की ज़्यादा जिम्मेवारी राजू पर ही है। वह बखूबी लगन से करता भी है। आज वह घर के सभी पंखों को उतारकर अच्छी तरह सफाई कर देना चाहता है। अतिथि कक्ष, शयन कक्ष, पाकशाला, डाइनिंग रूम की पंखों को उतारकर अतिथि कक्ष में रख दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा गंदा पंखा पाकशाला का है और सबसे साफ अतिथि कक्ष का। राजू सफाई कार्य करते हुए थका हुआ महसूस करता है और थकान मिटाने के लिए वहीं सोफा पर लेट जाता है। इसी दौरान उसकी आंख लग जाती है। उसके कानों में 2-3 आवाज़ें आती है। पहली, तुम कितनी गंदी हो। दूसरी, हमारे तरफ देखो मैं कितनी साफ़ सुथरी हूँ। तीसरी, जो बहुत गंदी थी, हाँ हाँ मैं बहुत गंदी हूँ। कभी किसी ने हमारी चिंता की है? मैं जहाँ घूमती रहती हूँ वहाँ कितना धूल धुआं होता है। हमारे घर से ही सभी को भोजन पानी मिलता है। अगर भोजन पानी ना मिले तो सभी की हंसी खुशी के साथ नींद भी भाग जाए। पहली और दूसरी एक साथ, बड़ा सब अपना अपना भाग है। तीसरा, ऐसा नहीं है, अपनी स्थिति के अनुसार कर्तव्य है। जो कुछ करेगा नहीं वो साफ सुथरा ही रहेगा। इसी के साथ एक खटाक की आवाज़ हुई और राजू का तंद्रा टूटी। वह देखता है एक बिल्ली घर की खिड़की से कूदकर जा रही थी। उसके कूदने से घर के बर्तन आपस में टकरा गए जिसकी आवाज़ हुई। वह तंद्रा से बाहर आया। ख्यालों में बिल्ली के कूदने से वह आवाज़ पर मुस्कुराते हुए बोला, जीवन भी इससे कुछ अलग थोड़े ही है। बाहरी लोग के घरेलू बात में कूदने से घर के लोग एक दूसरे के विरुद्ध अनावश्यक आवाज़ निकालने लगते हैं और घर में कलह कलेश शुरू हो जाता है। पंखों की वार्तालाप में भी सर थकता है। जो कुछ करता नहीं, जीवन में शांत है। अपने कर्तव्य और लोगों के दुख दर्द आसपास हो रही अनुक्रिया प्रतिक्रिया पर कोई सरोकार नहीं, वह तो साफ सुथरा दिखेगा ही। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसके बाद हमारे बीच हैं डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला जी से अनुरोध है कि वे आकर अपने विचारों को रखें। सभा में उपस्थित डॉक्टर अनिल सुलभ जी, अध्यक्ष बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, सम्माननीय व्यक्तित्व और उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, बहुत अच्छा लगा ये लघु कथा सबकी सुन करके और ये चर्चा। वस्तुतः बहुत वर्षों बाद हूँ और रामवृक्ष बेनीपुरी जी से पहला परिचय हमारा हुआ। हमारे स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था गेहूं और गुलाब, और आज भी लगता है उस जीवन का जो उन्होंने एक द्वंद्व लिखा दोनों के बीच में, गेहूं और गुलाब के बीच, और सब कुछ छोड़ दिया अपने जो पढ़ने पाठक के ऊपर आप किसका चयन करें और कैसे अपने जीवन का आप संतुलन बनाएं। और आज तक वो गेहूं और गुलाब मुझे ख्याल है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बचपन में हम पढ़ते थे ऐसे कि कोई एक व्यक्ति का नाम बताया जाए जिनके पूरे बोलने में 5 बार म का उच्चारण आता है, म शब्द आता है। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है आज जो मैं आपके बीच खड़ा हूँ और जो कुछ कर रहा हूँ उसमें योगदान है उन्हीं के विश्वविद्यालय का। और मुझे अवसर मिला काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ने का, वहाँ से अपनी स्नातकोत्तर अपना MD करने का, और मुझे मालूम है वो इंस्टीट्यूट कैसा है और उस संस्थान ने
किस तरह से हम लोगों को कैसी शिक्षा है और कैसी उसकी व्यवस्था है, और उसके लिए कहना ही मुश्किल है सब कुछ। रह गई बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उनकी एक कविता जो बहुत ही फेमस कविता है, उसको मैं बोलता हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा जो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। जय जय हिंद। मुखे रसगोल का मस्ती चिंता न। झुनझुनवाला जी बहुत अच्छे से अपने विचारों को रखे। अब मैं उस हस्ती को बुला रहा हूं जिससे पूरा साहित्य सम्मेलन जगमगा रहा है, जो साहित्य के क्षेत्र में न केवल हिंदी अपितु संस्कृत और अनेक भाषाओं के लिए प्रगतिशील हैं, और संस्कृत को तो वह हमेशा आगे को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि मदन मोहन मालवीय जी का जीवन था। हिंदी और संस्कृत और अनेक भाषाओं को ऐसे हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी से मेरा अनुरोध है कि अध्यक्षीय भाषण के लिए हम लोग के बीच में आए। भारत की 3 महान विभूतियों को स्मरण करने के लिए आहूत इस सारस्वत उत्सव के सम्मानित मुख्य अतिथि और दूरदर्शन बिहार के सम्मानित कार्यक्रम प्रमुख, मेरे छोटे भाई और बहुत ही गुणी कलाकार डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, सम्मानित अतिथि श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, डॉक्टर प्रकाश झुनझुनवाला जी, श्री उदय कुमार मन्ना जी, डॉक्टर पूनम आनंद जी, डॉक्टर पुष्पा जमुआर जी, चंदा मिश्र जी, मीरा श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम के सुधी संचालक और संस्कृत के आचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी, तथा दीर्घा में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों। यह एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग है कि भारत के 2 महान रत्नों पंडित मदन मोहन जी मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म एक ही दिन 25 दिसंबर को हुआ, और एक ही समय आप दोनों को ही भारत सरकार ने भारत रत्न के सर्वोच्च अलंकरण से अलंकृत भी किया। मालवीय जी सच्चे अर्थों में भारतीय आत्मा थे, और यह उपाधि उन्हें महात्मा ने दी थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। मालवीय जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष थे, और हिंदी की ही एक सभा में बाद में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी, उन्होंने मालवीय जी को भारतीय आत्मा कह करके संबोधित किया। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के उद्भट विद्वान
मालवीय जी एक बड़े कवि, एक महान संपादक, एक महान स्वतंत्रता सेनानी और महान शिक्षाविद थे। अनेक संस्थाओं की स्थापना की, भारतीय संस्कृति, संस्कृत और राष्ट्रभाषा के उन्नयन के लिए, देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ साथ समानांतर मालवीय जी ने इतने कार्य किए, इतने मूल्यवान कार्य किए कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती। सबसे अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 3 सत्रों में कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ही की और एकदम फक्कड़ व्यक्ति, कुछ रखना नहीं है, लेकिन जो चाहते थे वो कर पाते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने धन संग्रह किया और शायद आप लोग जानते होंगे कि एक रिक्शा वाला भी महीने में 1 रुपया मालवीय जी को दे के जाता था और उन्होंने हर किसी के छोटे से छोटे दान को भी उतने ही सम्मान के साथ, आदर के साथ स्वीकार भी किया। और उनका कहना था कि मैं किसी भी से भी कुछ न कुछ दान प्राप्त कर सकता हूं। तो किसी ने उनसे कहा कि आप हैदराबाद के नवाब से अगर कुछ मांग करके ला दीजिए तब मैं मान लूंगा कि आप सच्चे अर्थों में पंडित हैं और दान प्राप्त कर सकते। तो उनका ठीक है। बड़ी अच्छी कथा है। मालवीय जी हैदराबाद के नवाब के पास संदेश भेजा कि भेंट करने आना चाहता हूँ। मालवीय जी तब तक बहुत ही ख्याति लब्ध हो चुके थे भारत में। आदरपूर्वक उन्होंने बुलाया भी। हैदराबाद के नवाब बहुत कंजूस माने जाते थे, किसी को दान देते नहीं थे। तो मालवीय जी ने कहा कि ऐसा ऐसा एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उसमें आपकी सहायता अपेक्षित है। तो उनका नवाब का जो पुरानी आदत थी, साफ साफ मुकर गए कि अभी हालात बहुत खराब हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकता। मालवीय ने कहा कि देखिए, आप समझते हो कि आप नवाब हैं तो आपसे बहुत कुछ लाखों करोड़ों की मांग की अपेक्षा में रख करके आए होंगे। ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं, आप कुछ भी दे दीजिए, जो आपकी इच्छा वही दे दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं दे सकता हूं। मालवीय जी, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वे कहते थे कि आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आया हूं, आप जो भी दे सकते हो वही दे दीजिए, मुझे उसको आदरपूर्वक स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं होगा। तो इस बार नवाब से गुस्से में आ गए, अपनी जूती निकाली, तो लीजिए जूती, यही मैं दान करता हूं आपके लिए। अब आप खुश हैं? हाँ, एकदम खुश हूं नवाब साहब। जूते को उन्होंने उठाया, सम्मानपूर्वक अपने झोले में रख लिया। कुछ दिनों के बाद एक खबर छपी कि नवाब की जूती फला तारीख को नीलाम होगी। अब तो जैसे नवाब को खबर पहुंची, वो तो काटो तो खून नहीं। तो लोगों ने, उनके वजीरों ने कहा कि भाई बुलाइए मालवीय जी की, अपनी इज्जत बचाइए, नहीं तो भरी
आपकी सभा में आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। बुलाया उन्होंने आदरपूर्वक, आप क्या चाहिए आपको बोलिए, हम वही दे देंगे आपको, लेकिन ये नीलामी वाली बात छोड़ दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो इच्छा हो आप दीजिए। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे इतना दीजिए, मैंने केवल इसलिए इतना ही कहा है कि एक बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, उसमें सबकी आहुति पड़नी चाहिए और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि उस यज्ञ में आपकी भी आहुति पड़ेगी। तो एक अच्छी सी राशि दे करके उन्होंने विदा की। तो ऐसे थे मालवीय जी। हम तो उनको भारतीय स्वतंत्रता का सेनापति मानते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अगुवाई में गांधी जी के साथ कांग्रेस बहुत बलवती हुई, इस देश में स्वतंत्रता का अलग जगह और देश स्वतंत्र हुआ। बड़े उच्च स्तर के पत्रकार थे, बाल्यकाल से काव्य कर्म में लग गए थे। मकरंद नाम से उनकी कविताएं छपती थी पहले, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी आरंभिक कविताएं मकरंद नाम से छपा करती थी। बाद में तो है कई बड़े पत्रों के संपादक हुए, हिंदुस्तान के संपादक हुए, उसका अंग्रेजी संस्करण हिंदुस्तान टाइम्स के भी संपादक रहे। अनेक ऐसे मूल्यवान कार्य उनके नाम से है, जिसके लिए हम सबकी उनके प्रति बहुत ही अगाध श्रद्धा है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन तो उनका ऋणी है कि जब अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई तो उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में वो सामने में आए और हिंदी के बारे में जो उन्होंने विचार दिया, उसके उन्नयन के बारे में, वो एक धरोहर है हिंदी साहित्य के लिए। बहुत ही श्रद्धा से उनको तर्पण देता हूँ। और वाजपेयी जी के बारे में तो ये कहता हूँ कि अगर वो राजनेता नहीं होते तो महाकवि होते। अद्भुत प्रतिभा के कवि हैं वाजपेयी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक कवि के रूप में स्मरण करता है। उन्हें अवकाश कम मिला, क्योंकि किशोर वय से वे समाज के उन्नयन में और सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में उन्होंने अपना समय दिया। लेकिन बड़े ओज के कवि थे, अद्भुत वक्ता थे, सभी जानते हैं। और अपनी वक्तृता से ये अपने विरोधियों को भी, वैचारिक विरोधियों को भी प्रभावित करते थे। और समय आने पर अपने घोर विरोधियों के सम्मान से भी परहेज गुरेज नहीं करते थे। आपको स्मरण होगा, भरी सभा में, सदन में, जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश का अभियान किया था, उसके बाद तो उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहकर संबोधित किया। विपक्ष के की कुर्सियों पर बैठते थे और इंदिरा गांधी का महिमा मंडन किया, उससे परहेज नहीं किया। और बहुत थोड़े से लोग ये भी जानते होंगे कि जब नेहरू के समक्ष इन्होंने अपना व्याख्यान दिया, नेहरू और कांग्रेस की चलती भाषा में कहे थे खूब खिंचाई की सदन में, लेकिन इतनी प्रांजल भाषा में, इतनी विनम्रता पूर्वक घंटों बोलते हुए, पहले सदन में तो ऐसे विमर्श होते थे। मैंने आरंभ के दिनों में पार्लियामेंट में मुझे अवसर मिला कि मैं सदन में लोगों के विचार सुनूं। क्या विमर्श करते थे लोग, कितने विद्वान थे सब, कितने पढ़ लिख कर तैयार होकर के जाते, भाषा भी उतनी ही प्रांजल। आज तो ऐसी भाषा हमारे हिंदी के लोग नहीं बोलते, जो हिंदी के कवि साहित्यकार अपने को कहते मानते हैं। उस तरह की भाषा में सदन में विमर्श होते थे, घंटों लोग बोलते रहते थे। दूसरे पक्ष का कोई व्यक्ति बीच में एक खड़ा होकर के कोई व्यवधान नहीं डाल सकता था। अगर कोई वक्ता अगर
कुछ आपत्तिजनक बात कही भी है तो उसको लिख कर के रखते थे और उत्तर देते समय दूसरे पक्ष का कोई भी नेता वो बात रखता था अपनी। लेकिन आज का दृश्य दूसरा है। तो नेहरू जी ने उनका वक्तव्य सुनने के बाद लॉबी में वाजपेयी जी को कहा बुलाकर कि आपने मुझे प्रसन्न कर दिया अपने व्याख्यान से, मैं तो आप में एक प्रधानमंत्री की छवि देखता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कभी ऐसा समय आए कि आप प्रधानमंत्री हो भारत के। देखिए उस समय के लोग कैसे थे। नेहरू की के प्रतिपक्ष में व्याख्यान दिया है वाजपेयी जी ने और नेहरू उससे उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए। नेहरू की भविष्यवाणी सिद्ध हुई, वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री भी हुए। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में व्याख्यान देकर के हिंदी का ध्वज लहरा दिया। तो अद्भुत व्यक्तित्व थे, उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। बेनीपुरी जी को तो कलम का जादूगर ही हम मानते हैं। ये एक अग्नि पोषक साहित्यकार थे, क्रांतिधर्मी साहित्यकार थे। उनका पूरा जीवन पहले स्वतंत्रता आंदोलन में और फिर स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक आंदोलन में उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ। और जिस अग्नि को पोषण उन्होंने अपने हृदय में किया, उस अग्नि को कलम में उड़ेला स्याही के रूप में और उससे जो रचनाएं प्रकाशित हुई आई प्रकाश में, वो साहित्य की धरोहर हैं। आज स्वतंत्रता आंदोलन के समय में उन्हें लगभग 9 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। अलग अलग जेलों में 9 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए, कारा में बिताए। लेकिन उस कारा को भी उन्होंने साहित्य की तपस्थली बना दिया। वो जब जब कारा से निकलते थे उनके हाथ में कुछ न कुछ पांडुलिपियां होती थी पुस्तकों की, जिन पुस्तकों की चर्चा बराबर होती है, गेहूं और गुलाब, अम्पाली भी, अनेक रचनाएं जेलों में लिखी गई। स्वतंत्रता के बाद वो निर्दलीय चुनाव भी लड़े। दल की सीमाओं से वो बंधना नहीं चाहते थे या उन्हें वो रास नहीं आ रहा था। विधायक भी रहे और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के भवन का निर्माण का अंतिम कार्य, या यूँ कहे कि निर्माण कार्य पूरा हुआ बेनीपुरी जी के ही कार्यकाल में, तो वो अध्यक्ष थे। और उनका साहित्यिक जीवन सभी आप जानते हैं अत्यंत मूल्यवान रहा भारत के लिए, हिंदी साहित्य के लिए। वे एक आदर्श लेखक के रूप में जाने जाते हैं और हमारे विद्वान समालोचकों ने उन्हें कलम का जादूगर कह करके आदर दिया है। मैं उनको बहुत ही श्रद्धा से तर्पण देता हूँ और आप सबके प्रति साधुभाव प्रकट करता हूँ। आप लोग देखें अध्यक्षीय भाषण किस तरह से गौरवयुक्त हुआ और विस्तृत रूप से महामना मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के विस्तृत चर्चा हम लोग सुने। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रबंध मंत्री कृष्णनंदन जी जहां भी हों चले आए।
डॉक्टर मनोज कुमार जी से अनुरोध है कि वे आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। आज देश के 3 महान पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जन्म तिथि के अवसर पर आयोजित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में उपस्थित हमारे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, राजकुमार नाहर जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, डॉक्टर साहब झुंझुनवाला जी, सम्मानित मंच संचालक डॉक्टर मुकेश ओझा जी, प्रेक्षागृह में इस परिसर में उपस्थित आप सज्जन वृंद, इस अवसर पर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक महानुभाव के प्रति, उपस्थित सज्जन वृंद के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि सचमुच में जैसा कि हमारे साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी ने कहा कि यह दुर्लभ संयोग है, तीनों महानुभाव अंग्रेजी शासनकाल में जन्म लेते हैं, विपरीत परिस्थितियों में महान महान कार्य करते हैं, साहित्यिक प्रतिभा के धनी भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और धर्मार्थ, विश्वविद्यालयीय शिक्षार्थ बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और स्वतंत्रता आंदोलन के वाहक भी। इसलिए आज इनके जन्म तिथि के अवसर पर उपस्थित आप सबका हृदय से बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक फोटो सेशन आगे होगा, आप लोग सब लोग एक आवश्यक सूचना है, सुन लें। 27 दिसंबर 2023 को अपराह्न 4 बजे डॉक्टर शंकर दयाल सिंह तथा डॉक्टर उषा रानी दीन की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब अध्यक्ष जी की अनुमति से सभा को समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। एक फोटो सेशन होने वाला है, सभी अतिथि लोग से अनुरोध है कि वे आगे चले आएंगे।